चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या था? कल बहुत सारा होमवर्क दिए थे, बहुत ज़्यादा दे दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब 2 घंटे का एग्जाम देते हैं तो उस 2 घंटे के अंदर 100 मैथमेटिक्स बनाना होता है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा है। या आप 1 घंटे के अंदर में 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 50 क्वेश्चन तो बनाना है ना। और अगर आपको पूरे दिन में 50 क्वेश्चन दे दिए तो क्या गलत है? पूरे दिन में 50 क्वेश्चन बनाना है तो क्या प्रॉब्लम है? बनना चाहिए था। वो लगाइए तो, पीडीएफ लगाइए तो। हाँ, ये थोड़ा। चलिए, कल के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? किसी शहर की जनसंख्या, यही था ना, इसी बैच में था। अच्छा अच्छा, ठीक है। लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिए। जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है, बस वो मैं पीडीएफ लगवा रहा हूँ। पीडीएफ में आप नंबरिंग बताते जाइएगा, मैं वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते चला जाऊंगा। फिलहाल जब तक पीडीएफ लग रहा है, जब तक आप लोग का ब्रेक है, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, तब तक के लिए क्वेश्चन लिखिए। और जो बनाएगा वो मेरे तरफ से डेयरी मिल्क खाएगा, ठीक है? जो बनाएगा मेरे तरफ से डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगा उसको। लिखिए, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। एक मजदूर 60 एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। 60 बोला ही हूं, 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। 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 अगर उसकी प्रति घंटे आय, अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, यदि उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, और एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, यहां तक सब लिख लिए, और 2400 रुपए कमाता है, और 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, यदि उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम 16.2/3% घट जाए, और काम 16.2/3% घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? तो उसकी तनख्वाह में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? तो उसकी तनख्वाह में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इजी है। अगर आप मेरे कंसेप्ट का यूज करेंगे, अगर थोड़ा भी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। कितना? 28? गलत है। 2400 रुपया पहले कमाता है, तब 2800 कमाने लगेगा, और उसमें भी पूछा गया है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। नॉट इन रुपीज बट इन परसेंटेज। परसेंटेज में पूछा जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, तब उसके तनख्वाह में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। नहीं भाई, कैसे?
इसको ठीक करवा लीजिए, नहीं तो गिर जाएगा कोई। रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, क्लास के बाद। कितना? ठीक है, सही है। हाँ, तो हम कहाँ आपको बोले कि गलत है आप? चलिए मैं बता देता हूं, लाइए एक बार कॉपी। देखिए क्वेश्चन क्या था। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और कितना रुपया कमाता है? 2400 रुपया कमाता है। पहले इसको हम लोग एक बार बेसिक से देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये आसानी तरीके से बहुत इजीली हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप जैसे ही देखते हैं कि 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करके कितना रुपया कमाता है? 2400 रुपया कमाता है। 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 2400 रुपया कमाता है। अच्छा, इस बात का मतलब यही नहीं हुआ कि वो टोटल 2400 रुपया अर्न किया कितना घंटा में? 60 घंटा में। 2400 रुपये अर्निंग किया कितने घंटा में? 60 घंटे में। तो एक घंटा में कितना अर्निंग करेगा? तो 2400 बटा 60 कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? मतलब वह अर्निंग कर रहा है 40 रुपए प्रति, यही ना है। अच्छा, अगर इसमें हम लोग उलझे तो बड़ी लंबी कहानी बन रही है ना, बहुत लंबी कहानी बन रही है। अगर आप इस प्रोसेस से जाएंगे, इस मेथड से जाएंगे, पूरी लंबी कहानी, फिर 40 रुपया प्रति घंटा को इंक्रीज करेंगे, फिर टाइम को डिक्रीज करेंगे और तब जाकर फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे और तब डिफरेंस निकाल के उसकी प्रतिशत वैल्यू को निकालेंगे। बहुत लंबी कहानी होगी। सीधा सीधा आप आगे बढ़िए इस क्वेश्चन को। ये पहला लाइन भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि क्वेश्चन का ये पहला लाइन कुछ दिया भी है। क्यों? क्योंकि अंतिम में क्वेश्चन के लास्ट में आपसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जब कभी भी परसेंटेज चेंज की बात करेगा, कभी भी न्यूमेरिक डेटा को लेकर आगे नहीं बढ़िएगा। अगर न्यूमेरिक डेटा को लेकर आगे बढ़े तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब कैलकुलेशन में आप फंसेंगे। तो इसमें अगला लाइन पढ़िए कि अगर उसकी प्रति घंटे आय कितना बढ़ जाता है? 40% बढ़ जाए तो उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? आय में 40% की वृद्धि हो रही है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। मतलब हम पहले 5 रुपया कमाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले स्टार्टिंग में 5 रुपया कमाते थे, अब कितना कमाते हैं? 7 रुपया। बोलो, ये लाइन बताया हूं ना, डे 1 से यही क्लास में चल रहा है। यही लाइन डे 1 से बता रहा हूं कि पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनल इनकम 5 की और फाइनल इनकम 7 की। ठीक, अब इसके बाद वाला लाइन पढ़िएगा। और काम 16.2/3% घट जाए, और काम 16.2/3% घट जाए, 16.2/3% कम हो जाए, तो 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी? इसका मतलब कि पहले हम 6 काम करते थे। पहले क्या काम करते थे? 6 काम करते थे। अब एक काम कम हो गया, घट गया, तो अब कितना काम कर रहे हैं?
क्या ऐसा? आप तो जानते भी है कि इस 5 से 5 को कैंसिल कर देना है, बचा कितना? 6 से कितना बढ़ा? कितना से कितना हो गया? कितना हो गया? 16.2/3% आंसर नहीं। तो मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह क्वेश्चन में आपको जानबूझकर दिया है कि आप इसमें उलझिए और आप उलझ के क्वेश्चन में फंस जाइए। बाकी तो सब सेम है, ऐसा क्वेश्चन बताए भी थे, लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश किया है। हाँ, बनाना आसान है और नहीं तो टोटल वैल्यू लेके जब बढ़ने लगिएगा तब बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, कितने लोग होमवर्क बना के आए हैं? अच्छा, पूरा नहीं, स्टार्टिंग से 20 क्वेश्चन भी कितने लोगों ने सॉल्व किया है? 20 क्वेश्चन पूरा? अच्छा चलिए ठीक है, जितने लोगों ने भी बनाए हैं अब आप लोग बताइए 1 से लेकर 10 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताएं। 1 से लेकर 10 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। दो नंबर में प्रॉब्लम हो गया। भाई 2 नंबर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। एक बार जल्दी से सभी लोग देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से 2 नंबर सभी लोग देखिए। क्या हो गया? देखिए तो 2 नंबर में क्या है? इफ A इज इक्वल टू 20% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू 25% ऑफ C, देन व्हाट परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू A। मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, ओनली ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू मैथमेटिक्स, यही मैथमेटिक्स है। ओनली ट्रांसलेट हिंदी इनटू मैथमेटिक्स। अगर आप हिंदी को मैथमेटिक्स में लिखना सीख गए, अगर आप इंग्लिश को मैथमेटिक्स में लिखना सीख गए तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैथ समझना, मैथ बनाना बहुत आसान हो जाएगा, मैथ्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए लिखते हैं हम लोग इसको। कैसे लीजिए, इफ A इज इक्वल टू, इफ A इज इक्वल टू, सुनिए हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी दिख जा रहा ज्यादा। यदि A B के 20% के बराबर है तो लिख दे इस बात को। क्या लिखेंगे? यदि A B के 20%, मतलब B का 20%, यही ना होगा? बोलिए, पहला लाइन हम लिख चुके हैं। यदि A B के 20% के बराबर है, यहां तक की हम बात लिख चुके हैं। अगर बराबर है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो हम ये ना लिख सकते हैं A बराबर B का 1/5? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? और नहीं तो 20/100 करेंगे, 20/100 करके 1/5 लाएंगे। अब देखिए A और B के बीच में A जहां है वहीं रहने दीजिए। अब B इधर गुना में है ना, तब B को इधर ले आइए, भाग में ला सकते हैं। इज इक्वल टू 1/5, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं आप। तो आप यह भी तो लिख सकते हैं कि A अनुपात B बराबर 1/5 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? पहला लाइन कंप्लीट हुआ। आइए दूसरा लाइन, B C के 25% के बराबर है। किसकी बात कर रहे हैं? B के। किसके? तो C के 25%, तो C/4 नहीं लिख देंगे? लिखना होगा आप यही ना कि C का 25%, तो 25% के लिए आप क्या करते हैं? B बराबर C/4, 25/100, तो 25 चौका 100, 1/4 कैंसिल। अब देखिए B जहां है वहीं रहने दीजिए और B/C बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। अब बोला तो C का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा? C का कितना प्रतिशत बराबर A होगा? तो अब देखिए ना, A/B बराबर 1:5 है और B/C बराबर कितना है? 1:4 है।
ऐसे कंडीशन में आपको A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए यहां पर आपको इसको एक ऐसा n लिख देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 5 और इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 4 पचे 20। ठीक, अब A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई 5 और C की वैल्यू हो गई 20। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहां आप देख रहे हैं कि B और B दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब इस दोनों को भी आपस में बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमने नीचे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब 1:5:20 हो गया। तो अब आपको लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो C का कितना प्रतिशत, C का कितना प्रतिशत कौन है A के बराबर, मतलब 20 का C 20 है, तो 20 का X प्रतिशत या 20 का कितना प्रतिशत X प्रतिशत बराबर कितना 1, यही ना निकालना है। तब 20 गुने X बटा 100 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखेंगे। 20 से यह 5 बार में कट गया, X बराबर कितना आया 5%। है कहीं आंसर देखिए तो 5%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट करिए। है क्वेश्चन काफी आसान लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, और चूंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना कुछ लिखा। अगर समझाना नहीं होता तो डायरेक्ट लिखता A:B बराबर इतना, B:C बराबर इतना, A:B:C कितना होगा, फिर C कितना हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से दिख रहा है या नहीं, दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना है? व्हाइट बोर्ड लेके बना दे, हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। बीस का कितना प्रतिशत, तो कितना मतलब हमने वहां X ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद बताइए कौन सा प्रॉब्लम है, 4 नंबर। रहने दे, हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्या बोले? अच्छा तो रुकिए ना, बता देते हैं। इतना जल्दी हड़बड़ाते क्यों हैं? इसको नोट कर लिए सभी लोग, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक बात करते हैं हम लोग, इसका ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आइए एक बार क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अच्छा, बात क्या किया है, 3 के बीच में बात किया है, 3 टर्म के बीच में बात किया है। एक है A, दूसरा है B और तीसरा है C। तो पहले हम ABCD पढ़ते हैं। यहां लिखते हैं A, दूसरा लिखते हैं B और तीसरा लिखते हैं C। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन में बोला कि A जो है वह B के 20% के बराबर है, यही बात बोला है ना। A इज इक्वल टू कितना, A जो है वो B के 20% के बराबर है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन कितना, 1/5। अब B के 20% के बराबर है, इसका मतलब B ऑलवेज 100% हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू B की होगी। तो B 20%, 1/5 मतलब 5 यूनिट B की, तो 1 यूनिट A की। क्यों? क्योंकि यह बोला है कि यह 20% के बराबर है। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? एक बार और, क्वेश्चन में बोला कि A बराबर
जिसके बारे में लिखा जाता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? न्यूमरेटर। तो ए बराबर किसका? बी का कितना प्रतिशत? 20%। किसका? बी का। हम बार बार लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। तो 10% किसका? सीपी का। 10% किसका? सीपी का। या बार बार लिखते हैं ना कि इंक्रीज्ड बाई, ऐसा लिखते हैं इंक्रीज्ड बाई 20%। तो हम 20% यह किसका होता है? ओरिजिनल वैल्यू का, कुल का 20%, मैक्सिमम नंबर का 20%। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंक्रीज्ड बाय 20%, तो फ्रैक्शन 1/5। तो इस बात का मतलब हो गया कि ओरिजिनल वैल्यू 5, तो ये ओरिजिनल का 20% था, तब ना ओरिजिनल वैल्यू हम 5 लिए। तो यहां भी यह बी का 20% मतलब 1/5, तब बी ओरिजिनल, तो ओरिजिनल को कितना ले लेंगे? 5। और जिसके बारे में लिखा गया है यहां इंक्रीज्ड बाई, तो कितना से इंक्रीज करते थे? 1 से। तो यहां लिखा ए बराबर, तो ए बराबर कितना? 1। अब बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक। अब आइए आगे, दूसरा लाइन क्या बोला? बी सी का कितना प्रतिशत है? 25%। किसका? सी का। तो 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। 25% की फ्रैक्शन 1/4, इसका मतलब 4 हो गया सी, तो 1 हो गया बी। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? आज सबको एक जगह मिला के लिख दीजिए। यहां बी तो दोनों बराबर होना चाहिए था, क्योंकि बी की एक ही क्वेश्चन में, एक ही कंडीशन में ऐसा नहीं ना हो सकता है कि बी 5 रुपया होगा और फिर वहीं पर बी 1 रुपया होगा। दोनों बराबर होना चाहिए था। बराबर होने के लिए क्या करेंगे? नीचे में 5 से गुना कर लेंगे। यहां भी 5 से गुना, यहां भी 5 से गुना। चूंकि रेशियो का रूल होता है कि आप एक टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे टर्म में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा? रेशियो होगा 1:2। एक 5 हो गया, दोनों के बदले में एक 5 लिख लिए और इसको लिख लिए 4×5 = 20। अब 20 से 1 कितना प्रतिशत है? 20 का कितना प्रतिशत 1 है? 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20? यही ना। 1 कितना प्रतिशत है? किसका? तो 20 का। 20 से कितना बार में? 5 बार में, 5%। तो ऐसे यहां लिख सकते हैं 5%। अब बोलिए ये आसान है या नहीं है? ठीक है, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? जल्दी से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कौन था? तीन नंबर सभी लोग बना लिए हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, आज पूरा खत्म करना है, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जितना समय आप लोग को मिला परसेंटेज का 1-2 बुक नहीं, 4-4, 5-5 बुक बना गए होते, जिंदगी भर के लिए परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया होता। ठीक है, दूसरा भी चल रहा है, लेकिन इसी में 1-1 घंटा डेली मैथ्स को देते तो बहुत पढ़ लेते। चलिए आइए देखिए क्या है। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। लीजिए, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। एक संख्या दूसरी संख्या की, तो मान लीजिए दूसरी संख्या
100% और दूसरा 25%। तो 100% और 25% का रेशियो 1:4 का हो जाएगा। या 25% है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो इसका मतलब B हो गया 4, तो 1 हो गया A। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैम क्लास में। जी जी ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो इसमें देखिए ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? अगर 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुने 3, सॉरी 4 गुने 4 16 है कहीं आंसर में? कितना आसान तो था। बोलो ये कंसेप्ट बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है? ये कंसेप्ट बताया हुआ है, फिर आप क्यों पूछिए? आइए कोई बात नहीं है, पूछे तो ठीक है, मिटाए ना इसको। अब बोलिए 10 तक में कोई दिक्कत तो? 5 सबसे बन गया क्या? इतना आसान क्वेश्चन है, 5 बहुत आसान है। 5% भाप बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो 5% के फ्रैक्शन 1/20, तब 20 में एक बिक गया तो बचा कितना? 20 में एक बिक गया तो बचा 19, और 19 की वैल्यू है 5 kg, तो 1 की वैल्यू 5/19, तो चीनी की कुल मात्रा कितनी थी? 20, तब 20 पचे 100/19, तो 19 पचे 95 या 5, 100/19 नहीं हो गया? ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए थोड़ा सा। 5 के बाद 6 बन गया होगा, बताया हुआ है क्वेश्चन। 7, 8, 9, 10, 10 तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताएं? हो गया? 11, 12 बता दें। बहुत आसान है, देखिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। 2 लोहे के गोलकों का वजन 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम है। दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का प्रतिशत वजन बताइए। मतलब 2 है, समझिए 2 है, A है और B है। A का वजन है 3.5 किलोग्राम, B का वजन है 7.5 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में बोला दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का प्रतिशत बताइए। तो मतलब 3.5 कितना प्रतिशत है किसकी तुलना में? 7.5 की तुलना में। तब बताए थे ना ऐसा क्वेश्चन कि 4, 5 का कितना प्रतिशत है? बताए थे, बताए थे। तो 3.5 कितना प्रतिशत है? तो इसके लिए गुना 100, किस से? 7.5 से। बात खत्म, दोनों खत्म। 25 या 75, 25 चौका 100, 35 दूना 70, 70 दूना 140/3, 140/3 देखिए तो कौन दिख रहा है? नहीं, 6 3 18 2 20, 4 3 12 2 14, 46.2/3%। बोलिए आसान था कि नहीं था? और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन में मत चाहिए, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन जरूर बनाइए, ठीक है? चले आगे बढ़िए। 12 हो गया। अब बोलिए 20 तक में कोई दिक्कत तो? 13 बताया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, स्टार्ट किए थे तो बताए थे ना? फिर वही बात, 14 भी बताया हुआ है। जल्दी देखिए, x y से 5 गुना लंबा है। x किस से? y से। तो लिख देते हैं x y से 5 गुना लंबा है। x है y है, इसका मतलब यह 5 गुना है। तो y की लंबाई अगर 1 मीटर हो जाए तो x की लंबाई 5 मीटर होगी, तभी ना 5 गुना है। चलिए, y x से कितना प्रतिशत कम है? अब क्या पूछा कि y कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले कितना कम है? 4 कम है। कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, किस से? 5 से। तो बटा 5 कर देंगे। 5 से कितना बार में? 20, 20 चौका 80। बताया हुआ क्वेश्चन है, सब बताया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। 15, 16 बताए थे कल, 17 बताया हुआ है,
10% घटता है, 10% बढ़ता है। जब उतना ही सेम बढ़े सेम घटे तो एक्स स्क्वायर बटा 100 हो जाता है। 10 स्क्वायर बटा 100 मतलब 1% की कमी। बिना कुछ किए हुए आंसर कहीं देखिए 1% डिक्रीज, 1% का डिक्रीज। समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। 17 के बाद 18 हो गया, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले घटा दीजिए चाहे बाद में घटाइए, पहले बढ़ा दीजिए चाहे बाद में बढ़ा दीजिए, तो ओवरऑल जो होगा वो 1% की कमी होगी। देखिए 20% घटाया और फिर 20% बढ़ाया तो ओवरऑल 4% की कमी होगी। अंत में बोला कि 30 है, 30 कम हो जाता है तो 4% की वैल्यू 30, 100% की वैल्यू कितना, माने 25 गुना 25 3 75 750। हम तो पेन भी नहीं उठा रहे हैं, बिना कलम का आंसर बन रहा है। आइए 18 के बाद 21, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 नंबर। अच्छा 21 नंबर में क्या है? आइए देखिए 21 सबका प्रॉब्लम है, बन गया है ना, बहुत आसान है 21। आइए एक नजर, बस सेकेंडों में खत्म करेंगे, बहुत लंबा टाइम नहीं, जल्दी से खत्म कीजिए 21 नंबर। किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ाई जाती है, किसी वस्तु की कीमत R% से बढ़ाई जाती है, यही लिख रहे हैं। R% की फ्रैक्शन R/100 लिख सकते हैं, बोलो सब। अब दूसरा, बाद में बढ़ी हुई कीमत R% घटाई जाती है तो फिर R% को लिख सकते हैं R/100, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू 100 बढ़ा तो हो गया 100 प्लस R, नहीं ओरिजिनल वैल्यू 100 आ घटा तो हो गया 100 माइनस ओवरऑल। क्या करते थे, दोनों के लिए मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4 इधर हो गया तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ वाले कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अरे है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 की स्क्वायर, 100 की स्क्वायर माइनस r की स्क्वायर। आई बोला है कि अब उसकी कीमत 1 रुपया हो जाती है। हम बार बार बताए कि इधर लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, इधर लिखते हैं फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हो गया कितना रुपया, 1 रुपया, मतलब इतना बराबर 1 रुपया। तो हमको निकालना है इसकी मान, हमको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की इतना बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 बराबर, तो 1 बराबर के लिए क्या करते हैं, 1/100 की स्क्वायर को लिखिए 1 2 3 4 माइनस R स्क्वायर, इसलिए इसकी वैल्यू 10,000 की वैल्यू, तो गुना 10,000, 2 3 4। देखिए तो कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी। खत्म से लिखेंगे तो ठीक दिखेगा। चलिए ये बात आपको बोलना चाहिए पहले, ठीक है, कंप्लीट। लीजिए अब आ जाइए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 भी कितने लोगों का प्रॉब्लम है, 22। अच्छा है, बहुत लोग हैं। आइए एकदम जल्दी से, समय ज्यादा नहीं लूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज अभी इसी क्लास में 100 का 100 कंप्लीट होगा, लेकिन बस थोड़ा आपको फास्ट चलना होगा, थोड़ा हम भी फास्ट। इफ x इज 20% लेस देन y, अच्छा x इज 20% लेस देन y, तो अभी ना मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें आप एक तरफ ले लीजिए x, यहां लिखता हूं x और लिखता हूं y। x इज 20% लेस देन y, मतलब y अगर 100 होगा तो x 20% का मतलब 80 होगा, या 20% की फ्रैक्शन की बात करें तो 1/5। तो अगर y की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू 4 कम बोला है। अगर बोला कि 20% है तब होता यह 5 तो यह 1, आप बोला कि कम है, डिक्रीज्ड बाई है, तो डिक्रीज्ड बाई वाले कंडीशन में क्या, अगर यह 5 है तो 1 कम, तो यह 4 हो गया। अगला लाइन पढ़ेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बटा वाई। अच्छा ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया 5, तो y माइनस एक्स, तो मतलब 5 माइनस 4, y माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 4, कितना बचा, बटा y कितना 5, तो 1/5 एक वैल्यू निकल गया, और दूसरा वैल्यू x बटा एक्स माइनस वाई, तो 4/5
बटा 4 माइनस वाई मतलब -1, 4 x माइनस वाई तो 4 माइनस 5 तो -1, तो इसका मतलब एक आंसर 5 होगा, दूसरा माइनस। एक मिनट, x बटा x माइनस वाई है तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो ऊपर में लिख दिया आपने 4 बटा x माइनस वाई, तो 4 माइनस 5 -1 हो गया, -1 हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बचेगा -4, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए इसके बाद 22 के बाद 23 भी है। ठीक है, चलिए 23 नंबर कंप्लीट है सबका। 24 नंबर देखिए, जो बनाए हैं वही बोलेंगे। 24 नंबर आपके लिए क्वेश्चन नहीं है लेकिन बता देते हैं। 24 नंबर आपके लिए है भी नहीं, लेकिन एक बार मैं प्रोसेस बता देता हूं। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%। जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा आप लिखते चले जाइए, जैसा क्वेश्चन हिंदी में लिखा है उस बात को आप मैथमेटिक्स में लिखते चले जाइए। एक संख्या के दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, तो पहला भाग मान लीजिए ए का 80%, दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग को y मान लीजिए, तो y के 60% से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। एक इक्वेशन इसको बना लीजिए। दूसरा नहीं, लीजिए पहले भाग का 80%, तो एक थोड़ा छोटा कर दे इसको, अब देखिए क्वेश्चन आपको सबको पता है, क्वेश्चन सबके पास है, अब जगह बचेगा। लीजिए पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से कितना ज्यादा 3 ज्यादा। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा, दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से, तो दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है, पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है, तो ई हो जाएगा निगेटिव और ई हो जाएगा पॉजिटिव। समझ रहे हैं? हम केवल सामने सामने लिख दिए हैं, और नहीं तो इसको लिखे b का 80% माइनस a का 90% बराबर कितना 6। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या कीजिए, ई है 60%, ई है 80%, दोनों को कैंसिल करके आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इतना आप सॉल्व करके आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछिएगा। दूसरा नंबर, चलिए इतना ट्राई कीजिए सभी लोग, इतना भी नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, ट्राई करिए और इसके बाद 24 नंबर बनाइएगा आप लोग। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है सॉल्व करना, कैंसिल होगा दोनों फिर वैल्यू निकल जाएगी। ये 25, इसके बाद 24 के बाद और कुछ है, कितना नंबर 31। 30 तक में और किसी को कोई दिक्कत तो बताएं। 26, अब इसका मतलब आप लोग बनाए नहीं है इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। 26, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए, सॉरी यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो संख्याएं बराबर प्राप्त होती है। बस जैसा क्वेश्चन लिखा वही तो लिखना है आपको, जो क्वेश्चन लिखा गया है वही लिखना है। बड़ी संख्या, तो मान लीजिए बड़ी संख्या कौन, बड़ी संख्या ए, तो ए को 4% घटाया जाता है, ए को 4% घटाया जाता है तो हो जाता है कितना, ए अपने आप में 100% रहा होगा, 4% घटा तो हो गया 96%, तो ए का 96% बराबर बी को, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है
तब बी का 112% बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर 112/96, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो कितना के टेबल में कट जा रहा है, 112, 14 के 14, 14 छक, अच्छा 14 8 112, और 16 छक 96, 16 सते 112। तो आप लोगों को इतना टेबल याद नहीं है, ये कैसे काम चलेगा? 16 छक 16 सते, अब ए की वैल्यू हो गई 7, अब बी की वैल्यू हो गई तो 7 6 13 चौके, एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 7 गुने 40 कितना 280, 6 गुने 40 6 चौका 24। देखिए तो आंसर में है 280 240। कितना आसान तो था। ये सब आपके प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर ये सब कंफर्म हो पाएगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है। अगर आप 10 क्वेश्चन डेली नहीं बनाते हैं मैथ्स का, तो अगले आने वाले, मैं बता रहा हूं ना कि मैं मैथ्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं मैथ्स बनाना छोड़ दूं 2 महीने 3 महीने, तो अगले दिन मुझसे भी दिक्कत होने लगेगी। लिखूंगा 4 लिखाएगा 8, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आज क्या है, आप लोग 200 लोग पीछे बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंस है तब ना आके सीधे बोल रहे हैं कि जो पूछना है पूछ लो। ये कहां से आया? प्रैक्टिस से आया। आपको भी वही प्रैक्टिस करनी होगी। कहां से आया भाई? देखो 7 6, ए की वैल्यू 7 यूनिट हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई? बी की वैल्यू 6 यूनिट, तो दोनों मिला तो 7 6 13। अब बोला कि दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है, तो 7 6 13 यूनिट बराबर 520, तो एक यूनिट 13 चौका 52 नहीं, तो एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 7 यूनिट 7 चौका 28, 6 यूनिट 6 चौका 24, 280 240। हम तो पेन नहीं उठाएंगे, बिना पेन का बनने वाला क्वेश्चन है। बोलिए पेन की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए? यही कैंसिल कर देते। देखिए क्या करते, यही हम कैंसिल कर देते। क्या करते, दो संख्या को, एक संख्या को 4% घटाया गया, तो जैसे ही 4% घटा तो एगो हो गया 96, एगो बढ़ गया कितना प्रतिशत? 12%, तो हो गया 112। 16 छक 96, 16 सते 112, 7 और 6 मन में सोचते, 7 6 13, 13 यूनिट की वैल्यू 520, एक यूनिट की वैल्यू 13 चौका 52 40, इसलिए 7 यूनिट की वैल्यू 7 चौका 28। बस हो गया, आंसर खोजते सीधा। आइए नेक्स्ट, 30 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? 28 नंबर बताया हुआ है, 29 बताया हुआ है, 30 31 सब बताया हुआ है। अब आइए 40 में किसी को कोई दिक्कत तो? 31 नंबर कहां है? पूछने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बना लिए हैं आप लोग? क्या बोले? जिससे 30 बन जाएगा उससे 31 भी बन जाएगा। आप दोनों में कोई एक बताएंगे, बोलो 30 की 31। लो आइए 31 नंबर, सुनो हल्ला नहीं करो, सुनो समझो, सब ट्राई करो। तो 31 नंबर सबका कॉपी चेक करेंगे हम। जल्दी बनाइए, जल्दी, जो नहीं बनाए हैं सब बनाइए, जो बनाए हैं वो भी बनाइए अभी सामने में। 31 नंबर जल्दी से सभी लोग। 31 31 नंबर, चलो देखो सब बोर्ड पे 31। सुनो अभी बहुत क्वेश्चन बताना है, जल्दी से रुको। 31 में क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए को लिख दीजिए और बी को लिख दीजिए। 50% अधिक, 50% की फ्रैक्शन, ए का वेतन किस से? बी से, तब बी की हो जाएगी वैल्यू 2। बी 2 रुपया कमाता है, तो ए 1 रुपया अधिक कमाता है, तो कितना कमाता है? 3 कमाता है। तब पूछा कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? किसका? बी का। कितना कम है? किस से? ए से ना। पूछिए यहां देखिए, बी का वेतन ए से, बी का वेतन ए से, तब बी का वेतन कम है, कितना कम है? 1। किस से? ए से, तो ए कितना? 3।
परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना, 1/3 का मतलब 33.1/3। बोलिए बिना पेन का बनने वाला है कि नहीं है? बटा 33.1/4 किसने दिया है? 33.1/4। अब बी में भी तो है 33.1/3। गलत जगह केवल दिमाग रहता है, गलत चीज ही दिखाई देता है, अच्छा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा आंसर में गलत दे दिया है क्या? हाँ, एक दो जगह पूरे बुक में, अच्छा पूरे बुक में एक दो आंसर में एक ही जगह बी लिखा गया हुआ है। ठीक है, बस एक मिल गया, अब दोबारा नहीं मिलेगा। आइए, हाँ भाई सुधर जाएगा। आइए 30 भी जल्दी से देखिए तो 30 दो संख्याएं तीसरी संख्या से, लीजिए सुनिए 30 नंबर, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या को मान लीजिए 100, दो संख्या तो मतलब पहली संख्या 30% कम है, तो 30% कम मतलब 100 में 30 कम 70, और दूसरी संख्या 37% कम है, तो 40 कम होता तो 60, 3 और ज्यादा 63। यही ना है? आप क्वेश्चन के अंत में क्या पूछा है? तो दूसरी संख्या, इसकी बात कर रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? भैया दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो 100 से 63 कितना कम? गलत कर दिया क्या? अच्छा देखिए ना, अंग्रेजी में सही लिखा है, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। मतलब ये जो दूसरी संख्या है, यह जो 63 है, वह ए से कितना कम है या कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कितना प्रतिशत के केस में पहले लिखेंगे कितना कम है, तो कितना कम है, आप प्रतिशत किससे? 70 से। परसेंटेज के लिए गुना 1010 कितना परसेंट? हम तो सीधा देखते ना, मेरा बात समझिए, सीधा देखिए 70 से 63 कितना कम? 7। 70 का कितना प्रतिशत है? 1 0 हटाइए ना, 10% नहीं निकल जाएगा? ये वाला भी तरीका तो बताए थे, तो आंसर हो गया 10%। एक ही जगह कुछ मानिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब बताइए, 40 तक में किसी को कोई दिक्कत? 40 तक में, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा है, ये आप लोग बनाए हैं 33 नंबर, तैतीस बन गया होगा। 34 नंबर, 34 नंबर, 34 सबसे बन गया है। एक बार बताइए कितने लोगों ने 34 नहीं बनाया है? 34 हम पढ़ाए ही नहीं है, तो बनाएगा कहां से? सब पढ़ाए हैं 34? अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्राई ही नहीं किए। देखिए मैथ्स घर में नहीं बनाइएगा तो कोई पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ना पड़ेगा घर में आपको, ट्राई करके आइएगा तभी पूछिएगा, तभी फायदा होगा, ऐसे नोट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 एक बार मैं बता देता हूं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 34 को सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में देखें। 34 क्वेश्चन नंबर 34 को एक बार समझने की कोशिश करें। ये टाइप नहीं बताया हूं, टाइप में लिख भी लीजिए। टाइप नंबर कौन? अगला टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 आप अपनी कॉपी पर लिख भी लीजिए। ये टाइप नहीं बताया हूं, लीजिए टाइप नंबर 7 में यह क्वेश्चन बनाइए। टाइप नंबर 7 में यह क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए। पढ़िए क्वेश्चन को, सुनिए। अभिषेक अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब एक बात बताइए, आप सीधा बोलेंगे कि मैं अपनी आय का 50% खर्च करता हूं, तो बचाता कितना हूं? सब इस बात को समझते हैं? मैं अपनी आय का 20% खर्च करता हूं, तो बचाता कितना हूं? 80%। मैं अपनी आय का खर्च करता हूं तो बचाता कितना हूं? तो बोलो इस लाइन को मैं लिख सकता हूं? मैथ्स में ये लाइन कैसे लिखा जाएगा? तो एक तरफ लिखा जाएगा आय, दूसरी तरफ लिखा जाएगा खर्च,
और तीसरी तरफ लिखा जाएगा बचत। अंग्रेजी में लिखिएगा तो लिखिएगा इनकम, फिर लिखिएगा एक्सपेंडिचर, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिए तो बचेगा क्या, सेविंग्स। इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, नहीं बताए थे। 100 रुपए की इनकम है, 100 रुपए की इनकम है, और 100 रुपया में खर्चा कितना कर देते हैं, 100 रुपया में खर्चा कितना कर देते हैं, 70 की 75, 75 खर्चा कर देते हैं, तब बचाते कितना है, बचाते कितना है, 25। बोलिए पहले लाइन को हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर लिए, हम लोग पहले लाइन को मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर चुके हैं। अब अगला लाइन पढ़िए। अभिषेक अपनी आय का 75% खर्च करता है, यहां तक तो कंप्लीट। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दिया जाए, हम कमाते थे 100 रुपया, अब 20% बढ़ गया, तो इसी 100 का ना 20%, तो हम कमाते हैं 100 रुपया, 20% बढ़ा, तो अब इनकम कितना हो गया, 120। हम कमाते हैं 100 रुपया, 50% बढ़ा, तो इनकम कितना हो गया, हम कमाते हैं 100 रुपया और 10% बढ़ा, तो इनकम कितना हो गया, क्वेश्चन में कितना बढ़ाया है, तो अब इनकम कितना होगा, अब इनकम होगा 120, अब इनकम होगा 120। फिर अगला लाइन पढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया, बढ़ा दिया जाए, तथा उसका खर्च 6.2/3% बढ़ा दी जाए। वो थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए 6.2/3 का यूज कर लिया। 6.2/3 का मतलब 6 3 18, 2 20/3 होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 होगा, 20 बचे मतलब 1/15। अब एक बात बताइए, इस बात का मतलब यही ना हो गया कि पहले हम 15 रुपए खर्चा करते थे, अब हम 16 रुपया खर्चा करते हैं। पहले हम 15 रुपया खर्चा करते थे, ओरिजिनल में ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मेरा 15 का था, अब मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर कितने का होगा, 16 का। बोलिए इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप बताइए, यहां 15 रुपया खर्चा करते थे और यहां 75 रुपया खर्चा करते थे, तो हम कह सकते हैं कि इस 15 की वैल्यू 75 थी स्टार्टिंग में, तो अब 16 की वैल्यू, बोलिए होगा कि नहीं। तो अब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, यहां 120 रुपया कमा रहे हैं, 80 रुपया खर्चा कर रहे हैं। हमारी इनकम 120 रुपया है, 80 रुपया खर्चा कर दिए, बचा कितना, बोलो कोई दिक्कत। 120 रुपया कमाते हैं, 80 रुपया खर्चा करते हैं, बचता कितना है, 40 रुपया। पहले हम 25 रुपया का सेविंग करते थे, पिछले महीने तक 25 रुपए की सेविंग थी, इस महीने से 40 रुपए की सेविंग होने लगी। कितना ज्यादा की सेविंग होने लगी, कितना अधिक, 15 अधिक। कितना प्रतिशत अधिक, तब पुनः 100 बटा किस से, 25 से। 25 से 100 कितना बार में, 15 चौका 60%। बताए थे कल क्या, लीजिए 60%। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, चाहे टाइम जितना लग जाए, जब तक इसको कंप्लीट करेंगे नहीं तब तक आज छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। आइए 34 बन गया सभी से, तब 35 नंबर बनाइए सभी लोग। 34 के बाद 35 नंबर अभी जल्दी से ट्राई करिए, और 35 नंबर मैं सब की कॉपी चेक करूंगा। 35 नंबर कॉपी सबके लिए कॉपी चेक करेंगे, जल्दी से बनाइए 35 नंबर, सबों की कॉपी चेक करूंगा। 35 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए सब लोग, बिल्कुल सेम है। ठीक, ठीक है, बोलिए मत, बनाइए, ट्राई कीजिए सभी लोग।
ठीक है। चलिए, बहुत समय लगा दिया आप सभी ने, एक बार समझिए। बिपिन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव रेस्ट ऑफ हिज इनकम। छोटा कर दे, लीजिए क्या है, समझिए इसको। अगर इनकम की बात कर लीजिए, मतलब आय, कितना रुपया कमाता है? 100 रुपया। कितना खर्चा कर देता है? 75% का एक्सपेंडिचर है। 75 रुपए का एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग्स कितने की होगी? सेविंग्स कितने की होगी? 25 की। बोलिए, होगा ऐसा? 100 रुपए की इनकम है, 75 रुपए की एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग्स है 25 की। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, फिर वही बात ना, अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। तो अब मेरी इनकम 120 रुपए की, उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। किसका 10%? इसी 75 का ना। आप 10% निकालना तो बड़ी आसान तरीका बताए थे। क्या बताए थे? क्या बताए थे? किधर से? दाहिने साइड से। किधर से? जगा दीजिए बहुत। हाँ, जागते रहो, ये भी चिल्लाना पड़ेगा लोगों को। नहीं, कितना प्रतिशत? 10%। किसका? 75 का। तो 75 का 10% 7 रुपया 50 पैसा होगा। तो 7 रुपया 50 पैसा इसमें जोड़ दीजिए। पहले जितना खर्चा होता था उससे अब 7 रुपया 50 पैसा अधिक खर्चा हो रहा है, 10% अधिक खर्चा हो रहा है। तो 7 रुपया 50 पैसा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 82 रुपया 50 पैसा। अब देखिए, 120 कमाते हैं, अब 82 रुपया 50 पैसा खर्चा कर देते हैं। सुनिए ना, 82 रुपया भूल जाइए, 50 पैसा को अभी भूल जाइए। अभी सीधा सीधा सोचिए कि 82 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो 120 में से 82 रुपया खर्चा कर रहे हैं, कितना? आप 50 पैसा और कम कर दीजिए, 37.5। तो 37 रुपया 50 पैसे की सेविंग कर रहे हैं। 37 रुपया 50 पैसा की सेविंग कर रहे हैं। अब बताओ, 25 रुपया पहले सेविंग था, अब सेविंग है 37.5 रुपया। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 12.5। क्या 25 का आधा नहीं होता है 12.5? 25 का आधा नहीं होता है 12.5? तो कितना परसेंट? 50%। और नहीं समझे तब परसेंटेज लाने के लिए गुना 100, अब बटा में किससे? 25 से। तब बटा 25, 25 चौके 100, अब 12 चौका 48 और 2 50। कौन हुआ? क्या बोलो? किसको? क्वेश्चन में बोला कि उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 80 रुपया पहले खर्चा करते थे, अब 10% ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो 80 का 10% निकालेंगे ना। 80 का 10% निकालने के लिए क्या होता है? खत्म कर देते हैं। तो 80 में 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन में बोला कि 10%, तब पहले हम कितना रुपया खर्चा करते थे? 75 का 10% 7.5 होगा, तो हम 75 में 7.5 जोड़ेंगे, इसके सामने 0 लिख दीजिए, तो ये हो गया 5। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8। 82 रुपया 50 पैसा अब खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब कमाते कितना है? तो 120 रुपया कमाते हैं, खर्चा करते हैं 82 रुपया 50 पैसा, तो सेविंग्स कितनी की होगी? 37 रुपया 50 पैसा की। समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट। 36 बना लिए? 36 बना लीजिएगा घर में। बन गया? गुड, इंटेलिजेंट हैं आप लोग। देखिए, जो बनाया होगा ना, जो घर से बना के आया होगा, वो क्लास को एंजॉय कर रहा होगा, और जो घर से नहीं बनाया होगा वो मन ही मन समझ सकते हैं। अगला लाइन आप समझ ही रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं ना, एकदम कंडरा होके कि पता नहीं क्या हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 जल्दी से ट्राई करिएगा क्या?
अच्छा, सब लोग, कल कोई पूछा भी था कि सर 37 नंबर बता दीजिए, अभी पूछे थे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक, एकदम माझी की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, अच्छा देखिए ना, एक बात समझिए कि लाइफ में जो है ना, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो लाइफ में मजा भी नहीं आएगा। आप उस प्रॉब्लम को झेल के बाहर निकलिएगा ना, फिर तब अपने आप को महसूस करिएगा। जानते हैं, जब कोविड वाला सिचुएशन आया, बाद में आफ्टर कोविड ऐसा लगने लगा कि जब इतने बड़े प्रॉब्लम को झेला जा सकता है तो अब लाइफ में इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, प्रॉब्लम का लेवल भी बढ़ता जाता है, प्रॉब्लम भी उतना ही बड़ा। आपको लगता है ना कि नौकरी हो जाएगी तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, पैसे आएंगे, सब होगा, कुछ नहीं होगा। जिस दिन मैं 1 रुपया कमाता था उस दिन भी वही हाल था, जिस दिन लाख रुपया कमाया उस दिन भी वही हाल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन नहीं कमाते थे उसी दिन ज्यादा खुशी थी, ज्यादा सुखी थी। दिक्कत होगा, घर से मांग लिए या दूसरा कोई अरेंजमेंट हुआ, लेकिन जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तब और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। लेकिन कोई नहीं, इन्हीं सब के बीच से बाहर निकलना है, ओवरकम, आउटकम हमेशा होना है, बाउंस बैक, बहुत सारा वर्ड है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर था 37। आइए, ए बी व सी की कुल आय 333 रुपया है, तो पहला लाइन लिख दे। हम तो यही कहते हैं कि मैथमेटिक्स को क्या करना है, बस मैथ में लिखना है, मैथ में लिखना है, नहीं तो क्या लिखिएगा, ए बी तथा सी की कुल इनकम कितनी, 333 लिख दिए। पहला लाइन कंप्लीट, पहला लाइन कंप्लीट। ए बी और सी की कुल आय 333 रुपया है, यहां तक की बात खत्म। अब उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में भी जब आप पजल बना रहे होंगे, बड़ा बड़ा सा पजल मिलता है, तो बस मेरा कहना यही है कि एक बार पढ़िए, दोबारा मत लौट के आइए, और जो पढ़िए उसको अपने फॉर्मेट में, अपने छोटे से तरीके में लिख लीजिए, एकदम डॉक्टर साहब वाले लैंग्वेज में। डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, बीपी 120/80, अब वो 120/80 इतना छोटा लिखेंगे कि कभी समझ में ना आएगा, नहीं, लेकिन उनकी कोडिंग होती है, वो अपने कोड में लिख लेते हैं। आइए, यदि वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। अभी ना बताए इनकम एक्सपेंडिचर वाला मैटर कि अगर हम 80% खर्चा करते हैं और कमाते अगर 100 रुपया है, उसमें 80 रुपया खर्चा कर दिए, तब बचाए कितना, बचाए कितना, बोलो इस लाइन में कोई दिक्कत? तो हम लिख देते हैं, मेरा इनकम 100, बगल वाले का इनकम भी 100 और इनका इनकम भी 100। बोलिए, मान ले ऐसा, ए ने कमाया 100 रुपया, बी ने कमाया 100 रुपया, सी ने भी कमाया 100 रुपया, लेकिन ए अपने इनकम का कितना प्रतिशत खर्च किया, 80। यहां लिख रहा हूं इनकम, यहां लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर हटा दीजिए, तब बचेगा क्या, सेविंग, बचेगा सेविंग्स, बचेगा सेविंग्स। अब देखिए, 100 में 80 खर्चा किए, बचाए कितना, 100 में 80 खर्चा किए, बचाए 20। 100 में फिर दूसरा 85%, बी ने किया 85%, बचा कितना, 80 ने किया, तब बचाया कितना, 25। ठीक, अब बोलिए यहां तक लाइन कंप्लीट, खर्च करे यहां तक कंप्लीट, तथा उनकी बचत का अनुपात। तो हम तब बचत यहां निकाल चुके हैं। यहां बचत है 100% में से 80% खत्म, 20% बचत, 15% बचत, 25% बचत। क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ना कि परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही जोड़ या घटा सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही जोड़ या घटा सकते हैं। इस बात के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। अब तो अपने लैंग्वेज में बहुत बात है। चलिए, अब इसमें क्या दिया, सेविंग का रेशियो दे दिया। क्या क्या दिया है, उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है, 7:6:9 है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं ना कि 20% बराबर 7, 20% बराबर
7। यदि 20% बराबर 7 है, यदि 20% बराबर 7 है तो 100% बराबर कितना होगा? तब 20 का 5 गुना होता है 100, तो 7 का 5 गुना 35, तो ए की इनकम हो गया 35। इसके अकॉर्डिंग, इस सेविंग्स के अकॉर्डिंग ए की इनकम 35। ठीक, ये था परसेंटेज वाइज। अब हमको आ रहा है न्यूमेरिक में, मतलब रेशियो में। 15% की वैल्यू 6, अगर 15% की वैल्यू है 6, 15% की वैल्यू है 6, 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 5 15, 20 25 100, 3 दूना 6, 20 दूना 40। तब बी की इनकम हो गई 40। तो बी की इनकम हो गई 40। इसी तरह सी में 25% की वैल्यू 9, तो 100%, मतलब 25 का 4 गुना, तो 9 का 4 गुना, 9 चौके 36। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 333। कितनी दी गई है? 333। और तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आता है? 35 40 36। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 111 यूनिट की वैल्यू 333, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। तब पूछा किसका है? बी की आय क्या होगी? बी की आय 40 गुने 3, 4 3 12, 120। लीजिए, आज सब का निकल जाएगा। अब ए का भी पूछेगा तो ए का 35 दिया 105, सी का पूछेगा तो 36 दिया 108। नोट कीजिए। अच्छा, आपको समझाना था तब ना इतना लिखे थे, हम तो बिना पेन उठाए बना देंगे। देखिए कैसे बनेगा। आइए पहले नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर हम समझाते हैं कि देखिए बिना पेन का कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्या लास्ट में 3 तक आ जाता था, मतलब? अच्छा, तो उसका जो पूछा है वही ना बताएंगे। तो पूछा तो इनकम है, तो इनकम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। कुछ लोग तो एकदम साइलेंट बैठा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोलता। क्या हो रहा है? आप लोग वेरी गुड वाले हैं। अच्छा, वेरी गुड वाले क्यों हैं? क्योंकि घर में नहीं पढ़े हैं, घर में बनाए नहीं है। सुनिए, अब एक बात बताइए, देखिए बिना पेन का कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ए, बी और सी तीनों की कुल इनकम कितनी है? 333। 333। ए अपनी कुल आय का 80% खर्च करता है, तब बचाता कितना है? 20%। इस 20% की वैल्यू दी गई है कितनी? 7 रुपया। तो ए की इनकम 7 पचे 35 लिख दे, डायरेक्ट लिख दे। फिर दूसरा कितना प्रतिशत खर्च कर देता है? 85%, तो वो बचाया 15%। और सी बचाया कितना प्रतिशत? सी बचाया कितना प्रतिशत? 25%। और इस 25% की वैल्यू दी गई है 9, तब 25% की वैल्यू 9, तो 100% की वैल्यू 9 चौका 36। ये 35 हो गया, ये 36 हो गया, बचा है बी। और 15% की वैल्यू कितनी दी गई है? 6। तो यदि 15% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी? 40। तो हो गया। अब सबको आपस में जोड़िए, 40 प्लस 36 प्लस 35 हो गया 111। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 40 की वैल्यू 4 गुने 3 112, 120। डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे। हम तो चूंकि लिख रहे थे उतना समझाने के लिए, अब तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 40 तक में बताइए जल्दी से। बोलिए। 39 नंबर बताया हुआ है, 38 नंबर बताया हुआ है, 38 भी बनाने का आपको घर में खुद बनाना चाहिए। 40। अच्छा, ये बताए हैं ना क्वेश्चन? ऐसा बताए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको लिखाए थे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% परिवहन में खर्च कर देता है, नहीं, शेष का 20% भोजन में खर्च करता है, तथा उसके बाद 120 रुपया दान दे देता है। बिल्कुल वही है ना, 120 रुपया उपहार स्वरूप दे दिया,
5%, 20%, सब तो सेम ही यूज है। अब बताइए, देखिए ऑलरेडी मैं सब बता दिया हूं, ऐसा अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बच रहा है। कौन सा? 64 नंबर। केवल आप लोग ये बता दीजिए कि अगर कुछ बच रहा है तो बताइए। चुनाव वाला नहीं बताएंगे हैं? अच्छा चलिए, 64 नंबर बताया हुआ है, बन जाएगा। आइए, अच्छा 72 नंबर भी बताया हुआ है, 72 नंबर भी बताया हुआ है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, 85, 86 सब बताया हुआ है। कल लास्ट यही क्वेश्चन छोड़े थे। एक किसी गांव की जनसंख्या 9600 थी। पहले साल में पुरुष की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5%। ये बताया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा पूछेगा तो बात करेंगे, नहीं पूछेगा आपके लिए तो कभी नहीं पूछेगा। अच्छा, एक साल में 8% बढ़ा था, 2 साल में कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो क्या हो गया? 16% लेके बना लेंगे। तब 16% लेके बना लेंगे, यही ना होगा? चलिए, अगर कहीं गलती से कंपाउंड दे दिया, तो अगर 10% देगा तो 10 + 10 + 10 × 10/100, 21% लेके बना लेंगे। वो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा बना लेंगे। ऐसे पूछेगा आपसे तो नहीं पूछेगा, टीचर वाले में तो नहीं ही पूछेगा। इलेक्शन वाला बताना है, ठीक है, देख रहे हैं कितना नंबर में है। 115 टाइप नंबर 6। आप अपना टाइप नंबर लिखिए तो कितना है? आप अपना टाइप नंबर 8 लिखिए सभी लोग को। टाइप नंबर 8, टाइप 8 लिखिए, टाइप 8। और इलेक्शन वाले कंसेप्ट को समझिए। पहले एक बार कंसेप्ट को समझिए। देखिए, सबके गांव में इलेक्शन होता है, सब गांव में मुखिया का वोट सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं लोग। बाकी एमएलए एमपी में बहुत उतना ज्यादा एक्टिव होते हैं नहीं होते हैं नहीं मतलब होता है, लेकिन जब मुखिया का इलेक्शन होता है तो हर घर से लोग कैंडिडेट होते हैं। और चूंकि हर घर में कैंडिडेट होता है इसलिए लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब मान लीजिए कि गांव में इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट खड़ा है, मतलब 2 लोग जीतने वाले खड़े हैं। एक पंचायत में तो 17, 18, 20, 25 खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे 2 लोग हैं जिनके बीच में टक्कर है, ए और बी। ऐसे 2 लोग हैं जिनके बीच में टक्कर है। ए का नाम दे दीजिए ए, दूसरे का नाम दे दीजिए बी। ठीक है भाई, जगह थोड़ा ढूंढ रहे हैं। चलिए लीजिए। अब आइए कि गांव में इलेक्शन है और 2 पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला नाम है ए, दूसरा नाम है बी। या इस क्लास में मॉनिटर पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा है और उसमें 2 आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी है। नहीं, ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी। किसको जिता दिया जाए? अच्छा ठीक है, क्या बात है भाई, ये सी आने लगा। अब लग रहा है कि सिचुएशन बदलेगा क्या? मतलब बदल दीजिएगा आप लोग क्या? अच्छा देखिए, और कुछ हो चाहे नहीं हो, बदल दीजिएगा ना तो कम से कम वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आएगी, सबका नौकरी हो जाएगा, सब सेट कर जाएगा। बाकी और जो हो, अच्छा छोड़ दीजिए भाई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पॉलिटी वाले सर से आप लोग अच्छा से बात करते हैं, वही सर अच्छा से बताएंगे, वही बताएंगे स्मृति ईरानी जी की कहानी। और बाद बाकी आप सब समझदार है, सब समझदार है। अच्छा, उधर प्रियंका गांधी की भी कहानी सुनिएगा। कोई बात नहीं है, कहानी पढ़िए, जीवनी पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, सर तो लालू जी की कहानी भी बहुत अच्छा से सुनाते हैं। चलिए आइए, ए और बी के बाद बात करते हैं हम लोग। अच्छा, सरकार किसी का बने विद्यार्थी कुछ आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक एग्जांपल लीजिएगा ना, कांग्रेस की सरकार थी, 2011 में IBPS PO वैकेंसी लाया, कितना जानते हैं? 36,000 PO था
और 50,000 क्लर्क था। 1 मिनट रुक जाइए ना, पूरा आने दीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपकी बात। फिर देखिए, क्रॉस करिएगा तो दिक्कत होगा, सुनिए बातों को। 36,000, अगले साल वह वैकेंसी थोड़ी सी घटी और 32,000 हो गई। यह कंडीशन 2014 तक चला। 2015 आते आते वह वैकेंसी घट के हो गई थी 7,000। 2015 के बाद 2016 वाली जो वैकेंसी आई थी वो 7,000 के नीचे थी, 6500 या 6600 वैकेंसी थी। 2015 के बाद 2021 की वैकेंसी आप उठा के देखिए तो 1177 वैकेंसी रही है 2022 में। ठीक है, 2023 आपके सामने है, नोटिफिकेशन आने वाला है, आप खुद जज कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। बैंकों का मर्जर, बैंक आपस में मिलना, विलय होना, बहुत सारी बातें हुई। प्राइवेट बैंकों का उत्थान होना, प्राइवेट बैंकों को बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहन देना, इन सभी बातों ने आपकी वैकेंसी को खत्म कर दिया। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था जहां बच्चे मैक्सिमम तैयारी करते थे, उनका सपना होता था, उनको लगता था कि बैंक एक बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही मतलब रॉयल इज्जत। नहीं, आप 2008 से लेके देखिए, 2008 से 2014 तक की कंडीशन को देखिए तो बैंक हर घर में एक पीओ मिलने लगा था। हमेशा आप सुनने लगे थे कि इसका पीओ में सिलेक्शन हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। लेकिन अब आते आते समय ऐसा हो गया है कि 1 अप्रैल को प्रत्येक साल पीओ रिजल्ट देता है और पता भी नहीं चलता है कि कब रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया, और खत्म हो गई बातें। तो एक सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। अगर अभी आप बात कीजिए तो वो ऑलमोस्ट खत्म है। यूपीएससी की भी वैकेंसी में 1000 सीट होता है, जबकि पीओ की वैकेंसी में भी आज के डेट में 1000 सीट नहीं है। एनीवे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। और बात देखिए, पक्ष विपक्ष की अगर करिएगा तो ठीक है, कुछ बातें इनकी भी बहुत अच्छी है, कुछ पॉलिसीज उनकी भी बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल सब मिला जुला के एक ही लाइन में समझ लीजिए कि सबको सत्ता सुख चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, सबका अंतिम लाइन यही है। छोड़िए, अब विशेष बात मत किया जाए। कुछ लोग इसमें बीजेपी के समर्थक होंगे, कुछ लोग एकदम प्योर आरजेडी होंगे, प्योर कांग्रेस होंगे, प्योर आम आदमी पार्टी होंगे। जो जिस पार्टी से होंगे वो अपनी बातों को रखेंगे, वो उनके पॉजिटिव तर्क को रखेंगे, जो जिसका नेगेटिव होगा वो उसके नेगेटिव तर्क को रखेगा। इसलिए इन बातों को हटाइए। आइए क्वेश्चन पर, आइए क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन पर आ जाइए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। हाँ, तो हम लोग की इलेक्शन की बातें हो रही थी। एक तरफ ए था, दूसरी तरफ बी, आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी। मैं एक एक डेटा मेरे पास है, मैं डेटा के साथ आपको बता दूंगा कि कब किसकी कितनी वैकेंसी आई, कब किसकी कितनी वैकेंसी गई, एकदम रिटन डेटा, प्लस उसको आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा तो वो डेटा एकदम सेम टू सेम मैच करेगा। तो वो सारी बातें छोड़ दीजिए। अब आइए ए और बी की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि इसी क्लासरूम में जिसका एडमिशन होगा वही ना वोट देगा। सिंपल लाइन में पहले समझिए, एकदम इसको कोरिलेट करिए अपने लाइफ से, इसको कोरिलेट कीजिए अपने लाइफ से कि वोट वही दे सकता है जिसका एडमिशन होगा, वोट वही दे सकता है जिसका एडमिशन होगा। आम चुनाव में जब आप पंचायत चुनाव हो या कोई भी आम लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा या विधानसभा, सॉरी राज्यसभा बोल दिए वो तो गलत हो गया, मतलब कोई भी इलेक्शन जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, 18 साल से अगर आपका उम्र अधिक है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तभी ना आप वोट दे पाइएगा। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकेंगे। तो पहला बात समझिए, टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट कहने का मतलब हो गया मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की जितनी संख्या होगी वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वही लोग चुनाव में भाग ले पाएंगे। पहला कंप्लीट। अब लेकिन दूसरी बात यह निकल कर आती है कि जिस दिन इलेक्शन हो रही है, जिस दिन चुनाव है, उस दिन क्या सभी लोग वहां मौजूद होते हैं? सभी लोग मौजूद नहीं होते हैं। कुछ लोग चले गए होते हैं गांव छोड़कर शहर में कमाने, वो लोग लौट के नहीं आते हैं गांव में इलेक्शन के दिन। या कुछ लोग डॉक्टर के पास चले गए, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोग ससुराल चले गए, कुछ लोग मायके चली गई। ऐसे कंडीशन में फिर वो वोट नहीं दे पाते हैं। तो जो पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या उसकी काउंटिंग होगी जीत हार में? तो एक बात आएगा, डिड नॉट पार्टिसिपेट, मतलब भाग नहीं लिया, मतलब भाग नहीं लिया। तो जो लोग भाग नहीं लिया वह जीत हार में काउंट नहीं होगा, उसकी काउंटिंग जीत हार में नहीं होगी। अब देखिए, गांव की
जनसंख्या मैक्सिमम जो होती है वो इलिटरेट होती है। मैक्सिमम आबादी इलिटरेट की होती है और इलिटरेट की आबादी होने के कारण यहां ना पहले बैलेट पेपर पे बूथ पर पहले स्टंपिंग होता था, मुहर लगाए जाते थे। आप बार बार प्रचार में सुनते होइएगा कि कमल छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए, लालटेन छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। तो वो मुहर लगाने वाला जो काम होता था, उस काम में क्या था कि जैसे इस तरह का है, दो इस तरह का हो गया, एक तरफ इधर कमल का फूल है और एक तरफ इधर झाड़ू या लालटेन जो कह लीजिए वो है। अब स्टंपिंग हुआ तो जो स्टंपिंग किया, जो वोट डाला, वो ठीक दोनों के बीचों बीच में स्टंपिंग कर दिया। अब इसकी काउंटिंग किधर कीजिएगा? तो ऐसे वोट को बोकस कहा जाता था, इनवैलिड वोट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनवैलिड कहा जाता था, नहीं कहा जाता है इनवैलिड। क्या कहा जाता है? ग की क, जो अपना समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो ऐसा हो गया वो। अब इसकी भी जीत हार में कोई काउंटिंग होगी? अब इस वोट की भी जीत हार में कोई काउंटिंग नहीं होगी। तो जीत हार में अब जो वोट बचा, जैसे मान लीजिए 100 आदमी था, 100 आदमी में 20 आदमी वोट डालने नहीं गया, तब वोट डाला कितना आदमी? इस 80 में मान लीजिए 15 या 10 आदमी का वोट बोकस हो गया, तो अब वोट बचा कितना? 70। अब इसी 70 वोट पर जीत हार की बात होगी। इसी 70 वोट पर जीत हार की बात होगी। 70 में अगर 35 वोट इसको मिल गया, 35 वोट इसको मिल गया, तो क्या होगा? बराबर हो गया, री इलेक्शन होने की बात होगी। और नहीं तो अगर इसको 40 वोट मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 30। इसी का ना 5 गो ही ले लेगा, तो इसको 40 मिला तो उसको 30, इसको 60 मिला तो उसको 10। तो कहेगा कि 50 वोटों से जीत गया, तब कहेगा कि यह 10 वोटों से जीत गया, और तब कहेगा कि ये दोनों बराबर हो गया। यही ना कंडीशन बनता है पूरे वोटिंग प्रोसेस का, पूरे वोटिंग प्रोसेस का यही ना है कंडीशन पूरा। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है 115 नंबर। देखिए आइए 115 यहां है आपके पास। मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद दूसरा तीसरा आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक मतदान में एक प्रत्याशी 62% मत प्राप्त करता है और वह 1440 मतों के अंतर से जीत जाता है। कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? अब देखिए इस क्वेश्चन में ना इनवैलिड की बात कर रहा है, ना ऐसे वोटर्स की भी बात नहीं कर रहा है कि वह वोट डालने गया ही नहीं। यह सीधा सीधा बात कर रहा है कि जितने लोग हैं वोटर लिस्ट में उन सभी ने वोट डाला, एक भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ, और तब जीतने वाले को 62% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले को 62% मत प्राप्त हुआ। थोड़ा छोटा कर दे। जीतने वाले को 62% मत प्राप्त हुआ। तो एक बात बताइए, जीता मान लीजिए ए है और बी है, जीतने वाले को 62% मत प्राप्त हुआ, तो टोटल वोटर्स कितने रहे होंगे? 100%। 100 में एक को मिल गया 62, तो दूसरे को मिलेगा कितना? कितना मिलेगा? 38। तो एक को मिला 62%, दूसरे को मिला 38%, तो दोनों के बीच का अंतर कितना प्रतिशत? 24%। इसी 24% की वैल्यू दी गई है, 1440 मतों के अंतर से जीत गया। यह 24% है। क्वेश्चन इधर हो गया 1440, तो 24% की वैल्यू होगी 1440। तो 24 के टेबल में कितना बार में आता है? 6 बार में। 24 छक 144, या 12 गुने 12 144 होता है। तो 12 वाला में से एगो 2 इधर ले लीजिए तो 24 हो जाएगा, तो उधर 6 बच जाएगा। तो हो गया कितना? 24 छक 60। 1% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो टोटल वोटर्स कितने थे? तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी? आंसर ए 6000। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी? 6000। बोलिए। क्या बोले? एक 114। कुछ नहीं, आसान है 14 नंबर। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। पहले इस टाइप को पूरा समझ लीजिए। 115 हो गया सबका। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, 115 नंबर को। आप फिर 116 नंबर जल्दी से ट्राई कीजिए।
अभी रुक जाइए, अभी 116 बाद में बनाइएगा, बन जाएगा ना 116, आसान है, ट्राई करिए, लीजिए एक बार बना लीजिए जल्दी से। 116, एक कक्षा में छात्रों का 40% लड़कियां हैं। अच्छा, अगर इसी क्लासरूम में 40% इधर गर्ल्स हैं तो जो बॉयज बचेंगे वो कितना प्रतिशत? 60%। बोलो सब। हाँ, तो एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं तो लिख देते हैं गर्ल्स की संख्या है 40%, तब बॉयज की संख्या 60%। अब बोला क्या आगे कि 40% लड़कियां और 60% लड़के मुझे वोट देते हैं। नहीं, कितना प्रतिशत? 40%। तो इसी 40 का ना 40%, तो 40 का 40%, 10% होता तो 4, और 40% हो गया तो 4 चौका 16, मतलब 16 लड़की हमको वोट देते हैं और बॉयज 6 का 60 का 60%, तो 36 लड़का हमको वोट देता है। कितना? 36 लड़का वोट देता है और 16 लड़की वोट देती है, तो कुल वोट हमको मिला कितना? 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, और 100 में ना 52, तो आंसर यही नहीं होगा 52%। मेरे द्वारा प्राप्त वोटों का प्रतिशत क्या होगा? नहीं, अब 52% हमको मिल जाएगा तब तो हम जीत ही जाएंगे, नहीं प्रेसिडेंटे बन जाएंगे, दूसरा तो बातें अलग है। थैंक यू इस रूप में सपोर्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए भी। ये क्वेश्चन नंबर 117, जल्दी से ट्राई कीजिए। 117 सब बनाएगा, सब बनाएगा, बना के हाथ उठाएगा, मैं आके कॉपी चेक करूंगा। बन गया? आप ही से पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे, बोल रहा थैंक यू। पहले 40,000 वैकेंसी आती थी, अब 400 वैकेंसी आती है। रेलवे गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बता दूं क्या? देखो भाई, 117 एक बार फिर समझो, एक बार ध्यान से सुनो, सब लिखना पढ़ना बंद कर दो, एकदम कलम कॉपी सब बंद करो, मोबाइल बंद करो। मोबाइल में फोटो खींचते हो वही वीडियो देखने लगते हो तुरंत, अभी नहीं, जो भी फोटो खींचता हो कम से कम हमको भी तो भेज दिया करो। क्या? अपने अपने चलने लगता है मोबाइल, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, अपने से कुछ होता है क्या? जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक। देखिए, यही तो बात है, मोबाइल यही तो डिस्ट्रैक्शन का कारण है, यही तो डाइवर्जन है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि मोबाइल से मत पढ़िए। आप लोग मोबाइल से पढ़ने की आदत बना रहे हैं, वो सबसे बड़ा। आप 30 मिनट का एक वीडियो देखिए और 30 मिनट किसी बुक को पढ़िए। 30 मिनट किताब पढ़िएगा, उस किताब की बातों को वीडियो में देखने के लिए 2 घंटा वीडियो देखना पड़ेगा, और 2 घंटा वीडियो देखने के बाद भी पता नहीं आपके दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 30 मिनट किताब पढ़िए, वह 2 घंटा वीडियो देखने के बराबर होता है। कहीं उस 2 घंटा वीडियो देखने के क्रम में आप गलती से कहीं दूसरा कोई ऐड आया और उस ऐड पर क्लिक कर दिए, तब पता नहीं चलेगा कि किसका वीडियो देखने लगे। बाकी तो सब समझदारे हैं, बच्चा थोड़े ही आप। किसी मतदान में 3 प्रत्याशी है, विजेता उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। सुनिए सभी लोग, 3 प्रत्याशी का मतलब ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी और सी फॉर कांग्रेस। आ गया आपका कांग्रेस, लड़ाई में है अब। विजेता उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए, विजेता उम्मीदवार ने। तो मान लीजिए ए ने 55% मत प्राप्त किया, ए ने 55% मत प्राप्त किया, और तीसरे स्थान वाले ने 5% प्राप्त किया। जो तीसरे स्थान पर है उसको कितना मिला? 5%। तो 100% में अभी तक 55 और 5
60% निकल गया, तब बचा कितना? तो इसी को 40% ना मिला होगा। कांग्रेस को कितना मिला? 40%। और अंत में क्या पूछा है? यदि विजेता उम्मीदवार 9000 मतों से जीतता है तो किससे वह जीतेगा? जो उसका प्रतिद्वंदी होगा, जो उसका निकट प्रतिद्वंदी होगा। तो इसको 55 मिला है, इसको 40 मिला है, तो निकट प्रतिद्वंदी यही ना है। कितना वोट से जीता? 15%। 15% की वैल्यू किसके बराबर? 9000। तो 15% की वैल्यू 9000, तो 1% की वैल्यू 15 छक 90, 600, इसलिए 100% डबल जीरो 60,000 है। इलेक्शन है आंसर ऑप्शन नंबर ए 60,000। देखिए, आप मैथ्स इसलिए मत पढ़िए कि आपको अभी एग्जाम पास करना है। मैथ्स इसलिए पढ़िए कि लाइफ में कभी जरूरत पड़े तो किसी को पढ़ा भी सके, ठीक ना? सीखिए, अभी ही सीखिए, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी जब आप कर ही रहे तो थोड़ा और मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। 10 घंटा की जगह 12 घंटा पढ़ लीजिए। अभी तो आप कंप्लीटली पढ़ाई पे ही है ना, अभी तो कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अभी आप लोग कुछ लोगों को देख रहे हैं, कहते हैं क्या कि 4 घंटा बीत जाता है सर खाने बनाने में। अरे खाना बनाने के चक्कर में हो क्यों? कहीं किसी मेस को ज्वाइन करो ना, 2-4 हजार रुपए ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन आप अपने समय का यूटिलाइज मैक्सिमम तो कर पाएंगे। वो 2-2 घंटा आप जोड़ के देखिए, 60 घंटे में कितना चला जाएगा आपका। तो पढ़िए, समय को बर्बाद मत करिए, सब भूल जाइए। 2-4 महीना कहिए कि तुमको जितना लड़ना है लड़ लो, 2-4 महीना बाद सबसे लड़ देंगे। बाकी समझदार हैं आप लोग। हाँ, एकदम बात मत कीजिए, भुला जाइए सबको। 66, अच्छा जाएंगे जाएंगे, रुक जाइए। 118 नंबर ट्राई कीजिए सभी लोग। 118 ट्राई कीजिए सभी लोग। जल्दी से ट्राई कीजिए। कुछ लोग इसलिए बैठे हुए हैं ना कि सर तब बताएबे करेंगे, हम अपना दिमाग क्यों लगाए। 118 क्वेश्चन नंबर 118। 15%, इसमें परसेंट है कहाँ? 15-75 अपना बनाई है। जानते हैं कि हम सुन के भी अनसुना करते हैं। पूजा यादव 116 नंबर रिपीट करिए सर। क्या रिपीट करें भाई? 116 नंबर आप रिपीट करके देख लीजिए वीडियो। आप रिपीट करके खुद से वीडियो देख ले। देखिए 118, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं ए तथा बी। पंकज ने कुल वैध मतों का 65% प्राप्त किया। तो एक का नाम है पंकज और दूसरे का नाम क्या है? यही था ना? पंकज ने कुल वैध मतों का 65। यदि कुल मत 6000 हो तो अन्य प्रत्याशी निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% अवैध घोषित कर दिया जाए? दूसरा है निशांत। कुल वैध मतों का कितना? पंकज के 65%। पंकज ने 65% कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 65% प्राप्त किया पंकज।
यदि कुल मत 6000 है तो अन्य प्रत्याशी निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% अवैध। तो 100% में 25% बिना काम का, तो काम का कितना 75 में 65 इसको मिल गया, तो बचा कितना 10% इसको मिला कुल वैध मतों का। पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो 6000 हो तो अन्य प्रत्याशी निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो देखिए ना 6000 का कितना प्रतिशत 10%, कितना 600। क्या पूछा है भाई, कितने वैध मत। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, अब 6000 का 25% खत्म, तो 6000 में 25% निकालिए कितना होगा 1500, खत्म हो गया था। 6000 में से 1500 गया, बचा कितना 15 तिया 4500। इस 4500 का कितना प्रतिशत, क्या हो गया, निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए सुनिए एक बार ध्यान से, टोटल 100% में से कितना परसेंट निकल गया 25%, तब बचा कितना 75%। ठीक, और ये जो 65% है वो कुल मतों का है, कुल वैध मतों का है, ठीक ना। अब ये 75% में यदि कुल मत 6000 हो, यदि कुल मत 6000 हो तो अन्य प्रत्याशी निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% अवैध घोषित कर दिया गया। तो अब ये वैलिड वोटों की संख्या 75 हो गई, वैलिड वोटों की संख्या 75 हो गई। अब ये चूंकि वैलिड वोटों की संख्या है, यह जो है वो वैलिड वोटों की संख्या है, लेकिन यह जो है वो कुल मतों का 65% है। कुल ओहो ओहो, हाँ 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 हाँ, इस 75 का 65% किसको मिला जीतने वाले को, 75 का 65% किसको मिला जीतने वाले को। तो कितना हो गया 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 48 पॉइंट कितना हो रहा है 75। तो 48.75% मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा। तो 75 में से 48.75 घटा दीजिएगा तो कितना बच गया 26.25%। तो इतना मतों से जीत गया। अच्छा ये भी नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि अन्य निशांत को कितना मत मिला, तो इतना ही 26.25% मिला, किसका 6000 का। ओ माय गॉड, एक गड़बड़ाता है ना तो सब गड़बड़ाता चला जाता है। 26.25%, नोट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। भी आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ। देखिए कुल वैध मतों की बात कर रहा है, तो देखिए ए को और बी को कुल वैध मतों का 25%, ये जो है ना, मतलब किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी है, पंकज ने कुल वैध मतों का 65%। अगर वैध मतों का 65% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा 35%। 65% जीतने वाले को, हारने वाले को 35%, तो जीत गया कितना परसेंट से 30% से। ठीक, जीत गया कितना से 30% से। लेकिन हमको इस जीत गया इस बात से कोई मतलब नहीं है। यदि कुल मत 6000 हो तो अन्य प्रत्याशी निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% अवैध घोषित कर दिया गया हो। तो 6000 का 25% अवैध घोषित हो गया, तो वैध है कितना 4500। इसी 4500 का ना 35% इसको प्राप्त हुआ है, इसी 4500 का 35% इसको प्राप्त हो गया। तब 45 गुने 35 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल कर दिए, तब 45 गुने 35 की वैल्यू कितनी हो गई 1575। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़े लेवल पे ले लिए थे,
नहीं मतलब कि एक दिया है कुल मतों का और दूसरा दिया है कुल वैध मतों का, तो वो वाला मतलब आगे बढ़ गए थे। है आसान, सोच लिए थे बहुत ऊपर। देखिए सुनिए, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी है, तो एक प्रत्याशी ए हो गया, दूसरा प्रत्याशी बी हो गया। ए ने कुल वैध मतों का, तब मान लीजिए कुल वैध मत है 100%, कुल वैध मत है 100%, तो इस 100% का मिला इसको 65%, तो जो दूसरा है उसको कुल वैध मत पर ही ना जीत हार की बात, अभी बताए थे कंसेप्ट, वैध मत पर ही जीत हार की बात होगी। तो 65% में कितना परसेंट? 35%। 65% में कितना परसेंट? 35%। अब बोला ना कि कुल मतों की संख्या कितनी है? 6000। कुल मतों की संख्या है 6000, जिसमें 25% अवैध है, तो वैध मत कितना हो जाएगा? तो 6000 का 75%, 6000 का 75% या 25% निकाल के घटा दीजिए, तो निकाल के घटा दीजिए तो 1500 घटा दिए तो बचा कितना? इस 4500 का बोला कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है, तो इसी वैध मतों का ना 35%, तो 4500 का 35% गुने 35/100, 35 गुने 45 1575। क्या हुआ? अच्छा टाइम हो गया ये बोल रहे हैं, ठीक है रहने दीजिए। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कल के डेट में अगली क्लास जब कभी भी लगे इस पूरे को कंप्लीट कर लीजिए, अगले दिन नया टॉपिक शुरू करूंगा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करूंगा। क्या इसका डाउट बता दूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे, डाउट के बाद नया टॉपिक, लेकिन अगले दिन नया टॉपिक जरूर शुरू हो जाएगा।